हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, यह कहानी कैसी तेरी मोहब्बत पार्ट 41 है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी कहानी पसंद आ रही होगी। चलिए हम इस कहानी में आगे बढ़ते हैं। अभय के चेहरे पर रहस्यमयी स्माइल आ गई। वह बोला, मैंने कब कहा कि महाराष्ट्र की सत्ता राणा परिवार ने जीती है? राकेश हक्का बक्का उसकी आंखों में देखने लगा। मैंने कब कहा कि मैं ओमकार राणा के साथ हूँ? जब मैं उसके साथ खड़ा था तब भी मैं उसके खिलाफ लड़ रहा था अंदर से। तुम्हें क्या लगा 1 साल में कोई नई पार्टी खड़ी हो जाएगी और महाराष्ट्र की जनता उसे खुली हाथों से वोट दे देगी? नहीं राकेश, ये सब यूं ही नहीं हुआ है। अभय की आवाज़ में एक ठंडी साजिश थी। ये पूरा प्लान मेरा था। मैं जानता था कि ओमकार राणा को सीधे टक्कर देना आसान नहीं होगा। अगर मैं सामने से लड़ता तो तुम सबका असली चेहरा कैसे सामने लाता? तुम्हारे जैसे लोग कहाँ छुपे हैं यह कैसे पता चलता? मेरा अतीत, मेरा दर्द, मेरी हार, सब कुछ जुड़ा था इस एक गेम से। हर चाल मैंने सोची थी, हर मोहरा मैंने रखा था। राकेश की आंखें फटी की फटी रह गई। उसके मुंह से कोई शब्द नहीं निकला। फिर अभय पलटा और सौर्य, राघव और लकी की ओर मुड़कर बोला, हमें राणा मेंशन चलना चाहिए। वहाँ अब बहुत कुछ टूट चुका होगा। उन्हें हमारी ज़रूरत है। सभी ने सिर हिलाया। अभय की आंखों में वही सातिर चमक थी और सभी के चेहरे पर हल्की मुस्कान तैर गई। राकेश फिर एक बार एकदम पागलों की तरह जोर जोर से हंसने लगता है। उसका चेहरा हंसी और गुस्से के बीच झूल रहा था। फिर वो अभय की तरफ देखकर कहता है भरी करवाहट से, वाह, मज़ा आ गया अभय। ओमकार राणा ने अपने ही घर में अपना दुश्मन पाल रखा था और पता भी नहीं चला। बिल्कुल सही हुआ उसके साथ। वो यही डिजर्व करता था। फिर उसकी आवाज़ में दर्द उभर आता है। उसने मेरा इस्तेमाल किया था। जब उसका काम निकल गया तो उसने मेरी शादी आभा से करने से इनकार कर दिया। मुझे धक्के मारकर राणा मेंशन से निकाल दिया और जब मैं उसके खिलाफ बोलना चाहा तो उल्टा मुझे ही ब्लैकमेल करने लगा। कहने लगा कि अगर मैं उसके खिलाफ गया तो माधवी के घर में आग लगाने और उसे मारने की साजिश का इल्ज़ाम मुझ पर मढ़ देगा और मुझे जेल भेज देगा। थोड़ी देर चुप रहकर गुस्से में आगे बोलता है, उसके पास सबूत भी थे और उसके इस गंदे खेल में उसका साथ दिया मेरे अपने सौतेला भाई निराला ने। लेकिन ना जाने आभा ने उसे कौन सी कहानी सुनाई और फिर मैंने आभा से मंदिर में शादी कर ली और वो कुछ ना कर सका। और उसके बाद उसने आभा से रिश्ते तोड़ दिए। 10% जायदाद थमा दी और घर से बेदखल कर दिया मुझे और आभा को। जिस पॉलिटिकल कैरियर के लिए मैंने इतना कुछ किया वही मेरे हाथ से छिन गया। सब खत्म हो गया। अभय के कदम धीमे धीमे राकेश की ओर बढ़ते हैं। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, एकदम एक्सप्रेशनलेस, लेकिन आंखों में मानो तूफान उमड़ रहा हो। वह राकेश की आंखों में सीधे झांकते हुए बोलता है, अपने गुनाहों पर पर्दा डालना बंद कर राकेश कपूर। ओमकार राणा का बॉडीगार्ड रह चुका है तू। उसके दिमाग की चालें नहीं समझ पाया या फिर समझ के भी अनदेखा कर दिया। लेकिन तूने मेरी माँ की जान ली है और इसकी सज़ा सिर्फ मौत हो सकती है। फिर वो अपने बॉडीगार्ड्स को इशारा करता और बिना पीछे देखे वहाँ से निकलने लगता है। पीछे राकेश चीखता रह जाता है, अभय रुको, सुनो मेरी बात। लेकिन उसकी आवाज़ें अब किसी के लिए मायने नहीं रखती है। सुजाता कपूर अपने आंसुओं को थामे वहाँ से बाहर निकल जाती है। लेकिन आध्या के कदम भारी थे। वह अभय का हाथ जरूर थामे हुई थी लेकिन उसका हाथ काँप रहा था। अभय यह सब महसूस कर रहा था। आध्या की पलकें झुकी थी जैसे अंदर का तूफान आंखों तक आकर रुक गया हो। अभय वहीं रुक जाता है। धीरे से उसका चेहरा अपनी ओर मुड़ता है। वह धीमे और भावुक स्वर में कहा, लिटिल परी, मेरी आंखों में देखो। आध्या की आंखें अब भी झुकी हुई थी लेकिन उसकी आवाज़ टूटती हुई निकलती है, मैं जानती हूँ उन्होंने बहुत बड़ा गुनाह किया है, लेकिन प्लीज़ उन्हें इतनी भयानक सज़ा मत दो। उन्हें कानून सज़ा देगा। मैं उन्हें इस हाल में इस तरह तड़पते नहीं देख सकती, भले वो अब मेरे लिए कुछ भी मायने नहीं रखते हो। अभय अपनी आंखें कसकर बंद कर लेता है जैसे अपनी भावनाओं पर लगाम लगाने की कोशिश कर रहा हो। वो जानता था कि यह दर्द एक बेटी का है, अपने ही पिता को इस हालत में देखने का। यह वही संघर्ष है जो इंसान को अंदर तक तोड़ देता है। वह धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है। अब उसकी आंखों में एक अजीब सी ठंडक थी, लाल और सर्द, जैसे किसी तूफान से पहले की शांति हो। उसकी वह नज़रें देखकर आध्या कुछ पल के लिए सहम जाती है।
अभय उसकी आंखों में झांकते हुए सर्द लहजे में पूछता है, तो तुम चाहती हो कि उन्हें सजा ना मिले? आध्या की आवाज़ थोड़ी काँप रही थी, उसकी सांसें तेज थी। नहीं, वह जल्दी से बोलती है, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। उन्हें उनकी सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन वो सज़ा कानून दे, बस मैं यही कह रही थी। अभय के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान उभर आती है, वह मुस्कान जिसमें तल्खी भी थी और ताजुब भी। वो शांत स्वर में कहता है, अब तक तुम मुझे समझ नहीं पाई हो लिटिल परी। कोई बात नहीं। वह थोड़ा पास आता है और धीमे लेकिन सख्त लहजे में कहता है, यहाँ का कानून मैं हूँ। जो मेरे दुश्मन गलती करते हैं उनकी सज़ा उन्हें देश का नहीं, अभय का कानून देता है। वह थोड़ा रुककर उसके चेहरे को नज़दीक से देखते हुए, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बेहद, लेकिन मैं फिर भी कभी नहीं चाहूँगा कि तुम मेरे फैसले पर सवाल उठाओ, समझी? आध्या का सिर झुक जाता है, वह कुछ नहीं कहती। उसके होठ सिले हुए थे और दिल भारी। अभय उसके हाथों को थामता है, एक क्षण के लिए उसे नज़रों से पढ़ता है और बिना एक शब्द बोले बाहर निकल जाता है। राणा मेंशन में हवाओं में एक अजीब सी भारी शांति पिघली हुई थी, जैसे कोई बड़ा तूफान यहाँ से होकर गुजर चुका हो और अब हर दीवार उसी तबाही की कहानी कह रही हो। अंदर का माहौल घुटन भरा था, हवाओं में डर तैर रहा था। घर के सभी सदस्य हॉल में खामोशी से बैठे और खड़े थे, जान हलक में अटकी हुई थी। ओमकार राणा उस हॉल के किंग साइज चेयर पर बैठे थे, जहां से वो अक्सर अपनी सत्ता चलाया करते थे, लेकिन आज उनका चेहरा पूरी तरह से सर्द था, निर्जीव लेकिन भीतर से जलता हुआ। उनके हाथों में एक भारी गन थी, जिसे वह धीमे धीमे अपनी उंगलियों में घुमा रहे थे, जैसे किसी की जान लेने से पहले मानसिक गणना कर रहे हो। उनकी आंखें लाल थी, लेकिन वह किसी पर नहीं, बस खाली दीवारों को घूर रहे थे, जैसे वह आने वाली तबाही की रणनीति तय कर रहे हो। पास ही अनुराग जी और संजय जी नजरें झुकाए चुपचाप खड़े थे। उनका शरीर सीधा था, लेकिन आत्मा टूटी हुई। जिस राजनीतिक कैरियर के लिए उन्होंने ना जाने कितनी साजिशें रची, कितने को गिराया, कितने को खरीदा, आज महाराष्ट्र की जनता ने उन्हें नकार दिया था। उनके लिए ये सिर्फ एक हार नहीं थी, ये अपमान, पराजय और अहम की चट्टान के टूटने जैसा था। लेकिन अब उन्हें सब समझ आ गया था, यह किसी आम हार की बात नहीं थी, यह एक चाल थी, एक जाल। और अब वो यह भी जानते थे कि यह चाल किसी और की नहीं, अभय की थी। तभी टक 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 जूते की एड़ी की आवाज़ जैसे हर किसी की धड़कन से टकरा गई हो। हॉल में बैठे हर शख्स की सांसें अटक गई हो। हर कोई समझ चुका था यह आवाज़ किसकी है। दरवाज़ा धीरे से खुलता है और अंदर दाखिल होता है अभय, दोनों हाथ पॉकेट में डाले, चेहरे पर एक कठोर मुस्कान, चाल में एक बर्फीला आत्मविश्वास। उसके पीछे शौर्य, राघव और लकी भी थे, जिनके चेहरे गंभीर, लेकिन आंखों में वही जुनून, वही विजयी लपट। अभय की नजरें सीधे ओमकार राणा से टकराती है। एक लंबा सन्नाटा पसर जाता है। ओमकार राणा का चेहरा एकदम तमतमा उठता है, उनकी आंखों में आग सुलगने लगती है। इतने वर्षों की मेहनत, सता, विरासत आज सामने खड़े इसी अभय के कारण मिट्टी में मिल चुकी थी। वह बिना कुछ कहे गन उठाते हैं और सीधे अभय के सिर पर पॉइंट कर देते हैं। हॉल में अफरा तफरी सी मच जाती है। अनुराग जी, संजय जी और बाकी सदस्य चौंक कर उठते हैं। पिताजी, सर, कई आवाज़ें एक साथ गूंजती है, लेकिन अभय की आंखें जरा से भी नहीं हिलती। उसका चेहरा पत्थर की तरह शांत था, जैसे उसे गोली से नहीं, ओमकार राणा की आत्मा में उठते तूफान से मतलब हो। ओमकार राणा दांत पीसते हुए बोलते हैं, किसी ने सच ही कहा था, दुश्मनों को पास रखो लेकिन सांपों को घर में मत पालो। मैं नहीं जानता था कि मैं अपने ही घर में एक सपोले को पाल रहा हूँ, जिसे मैंने अपना पोता माना, इस घर का वारिस बनाया, पूरे राणा इंटरप्राइजेज का मालिक बनाया, और तू मेरे ही खिलाफ चाले चलता रहा। क्यों किया तूने ये सब अभय, क्यों? एक तेज सन्नाटा छा गया। अभय के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान तैरती है। वह एक कदम आगे बढ़ता है। आंखें अब भी सीधी ओमकार राणा की आंखों में झांक रही थी, गहराई तक। क्यों किया? वो धीरे से दोहराता है, क्यों? आपके सवाल में ही तो जवाब है मिस्टर ओमकार राणा। एक झटका सा लगा सबको, पूरा हॉल सन्न रह गया। हर नज़र अभय पर टिक गई। अनुराग जी भड़क उठे। वह गुस्से से दांत पीसते हुए कहें, अभय, यह मत भूलो कि वे तुम्हारे दादाजी हैं, और आज तुम इतने बड़े हो गए हो कि उन्हें नाम से बुला रहे हो। अभय की आंखें अब आग की तरह दहक उठी। उसने अनुराग जी की आंखों में झांकते हुए कहा, हाँ,
इतने सालों तक खुद को समझाता रहा। जब भी मैं इन्हें दादाजी कहता था, मेरे अंदर कुछ टूटता था, लेकिन अब और झूठ का बोझ नहीं उठाना चाहता। मिस्टर ओमकार राणा और आप मिस्टर अनुराग सिंह राणा, आप दोनों ने मुझे बस धोखा ही दिया है। हॉल में एकदम सन्नाटा छा गया। अभय का स्वर अब और तीखा होता जा रहा था। धोखा? आप कहते हैं कि मैंने धोखा दिया है? इस शब्द का असली मतलब आप दोनों से बेहतर कौन जान सकता है? आपने मुझसे मेरा बचपन छीना, मेरी माँ को जला दिया, मेरे अतीत को जला डाला और अब मुझसे वफादारी की उम्मीद करते हैं? नहीं मिस्टर ओमकार राणा, आज मैं आपके मुंह पर सच कहूँगा। आपने मुझे सिर्फ नाम दिया, लेकिन मेरी माँ को मुझसे छीन लिया, जो कि मेरी पूरी दुनिया थी। संजय जी, लकी, राघव और सौर चुपचाप सुन रहे थे, लेकिन उनके चेहरे पर भी तनाव गहराता जा रहा था। बाकी तो घर वाले हक्के बक्के रह गए थे अभय की बातें सुनकर। ओमकार राणा, जो आज तक खुद को सत्ता का सर्वोच्च मानता था, उनका चेहरा जैसे पत्थर में बदल गया हो। उन्हें जैसे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। तभी अभय एक कदम और आगे बढ़ा। उसकी आंखें अब ओमकार राणा की आंखों से आर पार हो रही थी और उसने कहा, नाम तो याद होगा ना आपको? माधवी, मेरी माँ माधवी। ओमकार राणा के हाथ कांपने लगे। उनकी उंगलियों से बंदूक छूटकर जमीन पर गिर गई। एक भारी धातु जैसी आवाज के साथ चेहरा स्याह पड़ गया था, जैसे किसी ने आत्मा तक खींच ली हो। उनकी फुसफुसाती आवाज गूंजी, तो तुम्हें सब याद आ गया है? इतने सालों से तुम हमें बेवकूफ बना रहे थे, और ये कैसे हो सकता है? जब तक वह दवाइयाँ चल रही थी, तुम्हें कैसे कुछ याद आ सकता था? तभी उनके दिमाग में कुछ खटका। उनकी नजरें अचानक संजय सिंह राणा की तरफ घूमी। उनकी निगाहें झुकी हुई थी, पसीने की बूंदें माथे से लुढ़क रही थी। ओमकार राणा तमतमाते हुए बोले, तो ये धोखा तूने दिया है मुझे संजय? सालों तक तू उसे दवा देता रहा और फिर अचानक बंद कर दिया, क्यों? संजय जी की जुबान तालू से चिपक गई थी। कुछ कहने से पहले ही अभय ने अपना गला साफ किया और कहा, आपके हर सवाल का जवाब मैं दूंगा मिस्टर ओमकार राणा। कहानी वहीं से शुरू होती है, जब मैं 19 साल का था और लंदन से लौटकर आया था। हर कोई अब स्तब्ध था। राणा मैंसन का हर कोने में सन्नाटा था। आपने मेरी वापसी पर एक भव्य पार्टी रखी थी, जहां मुझे राणा एंटरप्राइजेज का वारिस घोषित किया जाना था। लेकिन उस रात मैंने स्टडी रूम में आपका चाचू अनुराग राणा, बाकी घर वालों और आपकी फैमिली डॉक्टर सबको एक साथ बातें करते सुन लिया था। वहीं सुना कि मुझे सालों से ऐसी दवाइयाँ दी जा रही थी जो मेरे अतीत की यादें दबा रही थी। मेरा दिमाग खराब हो गया। मैं सोच सोच कर पागल हो रहा था कि कैसा अतीत, कौन सी यादें जो मुझसे छीन ली गई है। ओमकार राणा की आंखें अब फैल गई थी। अभय का स्वर और भी तेज हुआ। मैंने धीरे धीरे खुद से वो दवाइयाँ लेना बंद कर दी, मगर उनका असर इतना गहरा था कि चाहकर भी कुछ याद नहीं आता था। मैंने थेरेपी ली, हौले हौले, और फिर धीरे धीरे धुंधली सी तस्वीरें दिखती थी। एक औरत की चीख, उसका एक बच्चे पर ममता बरसाना। मैं समझ गया कि जरूर मेरा उनसे कोई रिश्ता है, लेकिन क्या, ये मुझे मालूम नहीं था। फिर धीरे धीरे सब याद आ गया। माधवी माँ, मेरी दुनिया, उनकी गोद, उनकी मुस्कान, उनकी आंखों का साया, एक एक दृश्य लौट आया। और उसी दिन से आपकी बर्बादी का खाका बनना शुरू हुआ। ओमकार राणा का चेहरा तमतमा उठा था। सियासत में हार उन्हें मौत से भी बदतर लगती थी। उनकी उंगलियां धीरे से जमीन पर गिरी गन की तरफ बढ़ी, लेकिन एक और बंदूक लोड हुई और इस बार ओमकार राणा के कनपट्टी पर थी। अभय ने अपने जैकेट से पिस्तौल निकाल ली थी। चेहरा शांत था पर आंखों में जलता लावा था। अभय ठंडी आवाज में कहता है, अब जवाब देने की बारी आपकी है। बताइए ओमकार राणा, आपने मेरी माँ को क्यों मारा और मुझसे मेरा बचपन, मेरा वजूद क्यों छीना? पूरा घर अब स्तब्ध था। सभी की आंखें नम हो चुकी थी। अनुराग जी ने जैसे ही कुछ कहने को कदम बढ़ाए, अभय ने तुरंत बंदूक उनकी ओर घुमा दी। वह वहीं थम गए, आंखें नम, चेहरा शर्म और पछतावे से झुका हुआ। अनुराग भीगे स्वर में बोले, कभी नहीं सोचा था कि एक बेटा अपने बाप पर बंदूक तानेगा। अभय की भी आवाज़ ठोस और काट देने वाली थी। और मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि एक बाप उसी औरत को जला देगा जिसने उससे टूटकर प्यार किया था, विश्वास किया था, और फिर उसी औरत की याद को अपने बेटे के जहन से मिटा भी देगा।
एक सन्नाटा पसर जाता है। अभय आगे बढ़ता है। आंखें अनुराग जी की आंखों में गड़ी थी। क्यों किया ये सब? आप चाहते तो अपने पिता को रोक सकते थे, लेकिन नहीं, आपने चुप्पी को चुना। आपने माँ को उनके हवाले कर दिया और मुझे बचाया। क्यों? मुझे भी उसी आग में झोंक देते। कम से कम आज आपके सामने इस तरह हम एक दूसरे के खिलाफ खड़े तो ना होते। अभय की आंखों से एक आंसू निकलता है, पर उसकी उंगलियां अभी ट्रिगर पर टिकी थी। और आप कहते हैं कि बेटे को बाप से शिकायत नहीं होती, तो क्या बेटे को माँ से मोहब्बत भी नहीं होती? अनुराग की आंखें अब जमीन पर गिरी थी। उनके पास कोई शब्द नहीं थे। सिर्फ एक बाप था जो अपने ही बेटे की आंखों में सजा देख रहा था। अनुराग जी ने अब धीरे धीरे अभय की आंखों में देखते हुए बोलना शुरू किया। उनके चेहरे पर कोई गलानी नहीं थी, बल्कि एक थका हुआ इंसान दिख रहा था जो अब सब कुछ कह देना चाहता था। वो धीमे लेकिन थके स्वर में बोले, क्योंकि मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था अभय। तुम्हारी माँ माधवी, वो मानने को रेडी ही नहीं थी। वह तो मीडिया के सामने जाने की धमकी दे रही थी। एक गहरी सांस लेते हुए उनकी आंखें नम हो गई थी। पिताजी ने मुझे 2 ही विकल्प दिए थे, या तो मैं उसे बचाता या तुम्हें, और मैंने तुम्हें चुना। अभय की आंखों में हल्की चुभन दौड़ गई। अनुराग फिर बोले, माधवी से मैं मोहब्बत करता था, सच्ची मोहब्बत, लेकिन मोहब्बत कभी कभी हमसे बहुत बड़ी कुर्बानी मांगती है। सुजाता कपूर ने उसकी सोच बदल दी थी। वह अब मेरे खिलाफ जाने लगी थी, और मैं पिताजी के खिलाफ नहीं जा सकता था। उनकी आवाज़ में अब सख्ती और कठोरता थी। हम सबकी पहचान ओमकार राणा की वजह से ही है। आज अगर राणा नाम है तो ही तुम्हें ये दुनिया जानती है। यह साम्राज्य उसी नाम से खड़ा है, और मैं उन्हें नाराज नहीं कर सकता था। थोड़ी देर वह रुककर सीधे अभय की आंखों में देखकर बोले, इसलिए मैंने तुम्हें चुना, और शायद माधवी भी यही करती, इसलिए माधवी का मरना जरूरी था। पर अब उनकी आंखों में सिर्फ बची खुची राख थी, पर डर था। तुमने देख लिया था अपनी माँ को जलते हुए, और इसी बात का हमें डर था कि अगर तुम्हें सब कुछ याद रहा तो तुम हम तक पहुँच जाओगे। इसलिए तुम्हारी यादाश्त मिटाई गई। हमने सब प्लान किया था, और मैं आज भी साफ कहता हूँ कि मुझे कोई पछतावा नहीं है। उनकी आवाज़ ठंडी लेकिन दृढ़ थी। मेरे लिए मेरे पिता मेरे भगवान हैं। उनका हुक्म मेरा कर्म है और मेरा धर्म भी। अब वो आगे बढ़कर खुद अपनी छाती पर हाथ रखते हैं। अगर तुम्हें गोली चलानी है तो चलाओ, लेकिन एक नहीं 2 चलानी होगी। पहले अपने बाप पर, फिर दादाजी पर, क्योंकि ये गुनहगार हैं तो मेरा भी गुनाह कम नहीं है। चलाओ गोली, खत्म कर दो ये कहानी एक बार में ही। इधर जुहू मेंशन के रास्ते में सुजाता कपूर की आंखों में चिंता की लकीरें थी, जबकि आद्या खामोशी से खिड़की से बाहर झांक रही थी। कार में सन्नाटा था। उनके साथ अभय का सबसे भरोसेमंद बॉडीगार्ड कुणाल भी था, जो पूरी सतर्कता से अगल बगल की गतिविधियों पर नजर रखे हुए था। कुणाल ब्लूटूथ पर अपने साथी से बोला, हम लोखंडवाला क्रॉसिंग पार कर चुके हैं। अगले 5 मिनट में जुहू मेंशन पहुंच जाएंगे। ओवर। तभी अचानक 2 काले रंग की स्कॉर्पियो कारें सामने से आकर उनकी कार को रोक लेती है। पीछे से एक और गाड़ी आकर रास्ता बंद कर लेती है। कुणाल कुछ समझ पाता उससे पहले ही चारों ओर से काले कपड़े और नकाब में ढके हुए लोग उनकी ओर बढ़ते हैं। कुणाल गुस्से से कहा, मैम आप दोनों नीचे मत उतरिए, अपनी सीट पर झुके रहिए। कुणाल अपनी गन निकालने ही वाला था कि एक नकाबपोश ने गोली चला दी। गाड़ी का अगला शीशा चटकता है। कुणाल झुककर गोली से बचता है, लेकिन तब तक 2 लोग दरवाजा खोलकर सुजाता और आध्या को खींच लेते हैं। आध्या चिखती हुई कहती है, हमें कहाँ ले जा रहे हो, छोड़ो हमें। पर नकाबपोश चुपचाप तेजी से दोनों को एक गाड़ी में धकेलते हैं। कुणाल जमीन पर गिर पड़ता है। होश में था लेकिन घायल। कारों का काफिला तेजी से ओझल हो जाता है। वहीं दूसरी ओर अभय अभी भी अनुराग जी पर बंदूक ताने था। तभी उसका फोन बजता है। स्क्रीन पर कुणाल का नाम चमकता है। वह फोन उठाता है। हाँ कुणाल बोलो। फोन पर हल्की आवाज आती है, सर हमला, आध्या मैम और सुजाता मैम को उठा लिया गया है। नकाबपोश 4 गाड़ियाँ सर। यह कहकर फोन कट जाता है। अभय का चेहरा एकदम जर हो जाता है। उसकी आंखों की पुतलियां फैल जाती है और अगले ही पल उसकी आंखों में जैसे खून उतर आता है, नसें तन जाती है। वहीं ओमकार राणा की आंखों में एक शैतानी चमक थी। जैसे ही अभय ने फोन काटा, वह अपने किंग साइज चेयर पर बैठते हुए बोले, सांप जैसी मुस्कान के साथ, क्या हुआ अभय, हाथ कांप रहे हैं? क्या सोचते थे तुम कि सब प्लान सिर्फ तुम बना सकते हो और मुझे हवा तक नहीं लगेगी?
मेरे पास भी हर चाल की जानकारी होती है। तुम्हारे जुहू मेंशन में कौन रहता है, क्यों रहता है? अचानक से अपनी वाइफ को यहाँ से जुहू मेंशन में ले गए तो क्या मैं चुपचाप देखता रहूँगा? मुझे कुछ समझ में नहीं आएगा। तुम सबको छुपाकर खेल खेल रहे थे। मैं उड़ती चिड़िया के पर गिन सकता हूँ और तुम अब भी मुझे बच्चा समझ बैठे। अभय, जिसकी आंखों में सिर्फ आग थी, धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए ओमकार राणा के पास आता है। वह दांत पीसते हुए कहता है, आपका यह गंदा खेल अब ज़्यादा देर नहीं चलेगा ओमकार राणा। अगर मेरी बीवी को खरोच भी आई ना तो कसम है मेरी माँ की, तू आखिरी बार अपनी कुर्सी पर बैठा है। ओमकार राणा तालियां बजाते हुए खड़े हो जाते हैं और फिर एक शर्त सामने रखते हैं, तो फिर सौदा कर लो अभय। तुमने नई पार्टी बनाई, महाराष्ट्र की गद्दी जीत ली, अब उसे मुझे लौटा दो। अनुराग को नया मुख्यमंत्री घोषित कर दो। 24 घंटे हैं तुम्हारे पास, वरना तुम्हारी प्यारी लिटिल परी की लाश जुहू समुंदर किनारे बहती हुई मिलेगी। और हाँ, वादा करता हूँ मैं अपना वचन नहीं तोड़ता। वहाँ सन्नाटा छा जाता है। सभी घर वाले स्तब्ध हो गए थे। अभय कुछ पल खामोश रहता है, फिर धीरे से अपनी मुठियाँ खोलता है, लेकिन उसकी आंखें लाल थी, जैसे वो अंदर से उबल रहा हो। वह बोला, राजनीति तुझसे सीखी है मैंने, लेकिन नियत अपनी माँ से। इस बार तेरे शर्तों का जवाब राजनीति से नहीं, जंग से मिलेगा। फिर वो अपनी जेब से एक बटन दबाता है और एक लोकेशन भेजता है। अब जंग शुरू होता है मिस्टर ओमकार राणा। अब एक एक से हिसाब लिया जाएगा। तूने मुझसे मेरी माँ छीना, अब तुझे राजनीति से रिटायर करके अनाथ कर दूंगा। ये अभय सिंह राणा का वादा है। अभय, सौर्य, राघव और लक्की बिना एक पल गवाए राणा मेंशन से निकलते हैं। दरवाजे के बाहर उनकी कार स्टार्ट हो चुकी थी। लक्की ड्राइविंग सीट पर बैठते हुए अभय उससे कहता है, जल्दी करो, वक्त अब हमारे हाथ में नहीं है। कार जोर से आवाज़ करती है और हवाओं को चीरती हुई अंधेरे में गुम हो जाती है। जैसे ही उनकी कार निकलती है, भीतर संजय सिंह राणा का सब्र टूट जाता है। वो ओमकार राणा की तरफ मुड़ते हैं और कहते हैं, पिताजी बंद कीजिए ये सब, अब बहुत हो चुका है। अभय आपका पोता है, उसे मत भूलिए। वह अब केवल अभय सिंह राणा नहीं है, वह मुंबई का सम्राट है और उसने ये ताकत अपने बूते पर हासिल की है। उसके आगे आपकी ये सरी गली राजनीति नहीं टिकेगी। ओमकार राणा की आंखों में आग सुलग उठती है। चटाक, एक करारा तमाचा संजय जी के गाल पर पड़ता है। ओमकार राणा दांत भींचते हुए घुराते हैं। जी करता है कि यहीं खड़े खड़े तुझे गोली मार दूं, लेकिन उससे पहले उस अभय को खत्म कर दूंगा जिसने मेरी विसात को चुनौती दी है। वो अनुराग को साथ लेते हैं और भारी कदमों से मेंशन से बाहर निकल जाते हैं। पीछे बचती है तो एक चुप्पी जो दीवारों तक को कपा देती है। अनुराधा जी फर्श पर धम से गिर जाती है। उनकी आंखों से बहते आंसू और कांपती हुई आवाज़ में बस एक ही वाक्य गूंजता है, क्या हो गया है इस परिवार को? क्या अब हमारे रिश्तों की कोई कीमत नहीं बची है? कब तक हम अपनों की बलि देते रहेंगे इन गंदी राजनीतिक चालों में? नंदिता, आस्था और मधु उन्हें संभालती है। किसी के पास उनके सवालों का जवाब नहीं था। सभी की आंखों में आंसू थे। उनके दिलों में वही डर था, वही दर्द बैठ चुका था। इधर मुंबई शहर की सीमा से दूर एक वीरान और उजाला इलाका, सन्नाटे की चुप्पी में डूबी हर दिशा जैसे कुछ कहने को आतुर हो। दूर से आती एक काली लग्जरी कार वीरान सड़कों को चिरती हुई एक पुरानी जर्जर सी बिल्डिंग के सामने आकर रुकती है। गाड़ी से दो औरतें उतरती है। चेहरे पर आत्मविश्वास और चाल में रहस्य की परछाई। उनकी आंखों में मुस्कान थी, पर यह मुस्कान शांति की नहीं, किसी योजना के पूरे होने की आहट सी लगती थी। कुछ ही मिनटों बाद एक और काली एसयूवी आकर रुकती है। गाड़ी से ओमकार राणा और अनुराग राणा उतरते हैं। शांत, लेकिन उनकी भी आंखों में तूफान छुपा होता है। सभी बिल्डिंग के अंदर जाते हैं। उसी बिल्डिंग का एक सन्नाटे भरे कोना, एक कमरा, अधूरी रोशनी, धूल से भरी दीवारें और कोने में डर का साया। उस कमरे के बीचों बीच दो कुर्सियां रखी हुई थी, जिन पर सुजाता कपूर और आध्या को बांधा हुआ था, हाथ पैर रस्सियों से कसे हुए। चेहरे पर घबराहट की गहरी परछाई थी। उनके चेहरे पर दर्द से ज्यादा डर साफ झलक रहा था। उनके सामने खड़ी थी एक काली नकाबपोश महिला। उसकी आंखें जैसी जलती हुई अंगारों की तरह दोनों को घूर रही थी। उसकी नजरों में जुनून था, पर वह जुनून मोहब्बत की नहीं बल्कि बदले की थी। आध्या कांपती आवाज में बोली, कौन हो तुम और हमें यहाँ क्यों लाई हो? छोड़ दो हमें। तुम्हें नहीं पता, अगर मेरे हस्बैंड को यह पता चल गया तो
वह नकाबपोश औरत एक झटके से उसके पास आई, घुटने के बल बैठी और उसकी ठोड़ी को कसकर पकड़ लिया। चेहरा बिल्कुल उसके करीब लाकर गुस्से से फुफकारते हुए बोली, सही कहा तूने, मुझसे बेहतर उसे कौन जानता है। वह वादे, वो कस्में, एक साथ पूरी जिंदगी बिताने के सपने, सब कुछ था मेरे लिए। लेकिन फिर तू आई और उसने मुझे छोड़ दिया सिर्फ तेरे लिए। आवाज सुनते ही आद्या की आंखें फटी की फटी रह गई। वह आवाज उसके लिए अनजानी नहीं थी। कुछ पल के सन्नाटे के बाद आद्या की चीखती हुई आवाज कमरे में गूंजती है, मेघना। नकाब उतरता है और सामने होती है मेघना, चेहरा घृणा और दर्द से तमतमाया हुआ। वह हंसते हुए पर पागलपन भरे अंदाज में बोली, हाँ मैं मेघना, अभय की पहली और सच्ची मोहब्बत, और अब उसकी सबसे बड़ी सजा। सुजाता जी कांपती आवाज में बोली, तुम पागल हो चुकी हो, यह जो कर रही हो ना, उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। मेघना तड़पती हंसी के साथ बोली, अंजाम? वह तो तुम सबका पहले से ही तय हो चुका है। जब तक मैं उसकी जिंदगी में थी, उसकी सबसे करीब मैं थी, और आज तुम्हारे आने के बाद वो मुझे देखना तक नहीं चाहता। वो अभय जो कभी मेरी धड़कनों का हिस्सा था, अब मुझे भूल चुका है, और यह मैं कभी नहीं सह सकती। हम दोनों के बीच सिर्फ एक दीवार खड़ी है, और वो हो तुम। और जब ये दीवार गिरेगी तो उसके पास वापस मेरे और लौटने के सिवा कोई चारा नहीं बचेगा। तुझे मिटाने की हर मुमकिन कोशिश की गई, लेकिन शायद तेरी किस्मत अब तक तुझे बचा लेती थी, पर अब नहीं। इस बार तुझे मैं अपने हाथों से खत्म कर दूंगी, और वो भी ऐसे कि अभय की जिंदगी से तेरा नामो निशान मिट जाएगा। सुजाता कपूर चिखती है, छोड़ दो मेरी बेटी को। मेघना की आंखें तुरंत सुजाता की ओर मुड़ती है। कुछ पल उन्हें घूरती और फिर एक जहरीली हंसी के साथ बोली, बहुत तकलीफ हो रही है ना तुझे, पर एक बात समझ में नहीं आई, तू तो अब तक सबकी नज़रों में मरी हुई थी, फिर यहाँ कैसे पहुँच गई। आध्या और सुजाता दोनों एक दूसरे को हैरानी से देखते हैं, और फिर आध्या पूछी, मतलब क्या है तुम्हारा। मेघना थोड़ा और पास आती है और जहर उगलते हुए बोली, ओह बेबी, तुम कितनी मासूम हो ना, तुम्हें सच में नहीं पता तुम्हारी माँ को मारने की साजिश किसने रची थी। वो हंसते हुए आगे बोली, बेचारी सुजाता, सोचा था जल्दी ही दुनिया से चली गई होगी, पर किस्मत देखो ये भी बच निकली। खैर तुम दोनों अब यहाँ आराम करो, मेरी मेहमान नवाजी जारी रहेगी। फिर वह बाहर निकल जाती है। इधर बिल्डिंग के बाहर धुआं उड़ाती काली गाड़ी रुकती है। साइलेंसर लगे हथियारों से लैस हाईली ट्रेंड बॉडीगार्ड्स जंगल के चीते की तरह हर दिशा में फैल जाते हैं। सबसे आगे अभय था। उसकी आंखों में एक आग थी। वह सीधा अंदर घुसता है। रास्ते में जो भी मेघना के आदमी आते गए, उसे उसकी टीम चुपचाप ढेर कर देती। अंदर कमरे में ओमकार राणा, अनुराग सिंह राणा एक कुर्सी पर बैठे अभय का इंतजार कर रहे थे। अभय ने अंदर घुसते ही घूरते हुए कहा, कहाँ है मेरी पत्नी और मेरी मासी माँ। ओमकार राणा गहरी आवाज में बोले, जहाँ भी हैं दोनों सही सलामत है, लेकिन पहले वो सारे डॉक्यूमेंट्स लाए हो या नहीं जो मैंने मांगे थे। अभय के चेहरे पर एक तीखी मुस्कान तैर गई। उसने अपनी जैकेट की जेब में हाथ डालते हुए कहा, तुम्हें सच में लगता है कि मैं अपनी राजनीतिक जिंदगी खत्म कर दूंगा? जिस पार्टी को खून पसीने से बनाया वो तुम्हारे हाथों में सौंप दूंगा, और फिर इस कठपुतली अनुराग सिंह राणा को उर्फ मेरे डैड को महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री घोषित कर दूंगा। वह एक कदम आगे बढ़ता है और आंखों में गुस्से की चिंगारी के साथ बोला, तुमने गलत सोचा ओमकार सिंह राणा। ओमकार राणा के चेहरे पर तिलमिलाहट साफ झलक रही थी। वह बोला, शेर की गुफा में आकर शेर को चुनौती नहीं दी जाती है अभय। फिर वह दांत पीसते हुए बोला, मैं सोच रहा था कि आज अपनी बीवी और सास को लेकर जाएगा, पर अब लगता है कि तू उनका चेहरा भी नहीं देख पाएगा। जैसे ही ओमकार राणा कुछ कहने के लिए आगे बढ़े, अभय की टीम की हाईली ट्रेंड बॉडीगार्ड्स ने पूरी जगह को घेर लिया था। हवा में खतरनाक सन्नाटा फैल गया था। अभय ने ओमकार राणा के माथे पर गन सटा दी और ठंडी लेकिन कड़क आवाज में बोला, अब बता कि मेरी पत्नी कहाँ है, वरना यहीं गोली मार दूंगा। तभी अनुराग जी बीच में आ गए, हाथ उठाकर बोले, नहीं अभय नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। आध्या और सुजाता जी दोनों ठीक है, उन्हें किसी ने छुआ तक नहीं है। मैं लेकर आता हूँ उन्हें। अभय ने गुस्से से उनकी तरफ देखा और गरजते हुए बोला, जल्दी लेकर आइए वरना अगली गोली चेतावनी नहीं होगी। जैसे ही अनुराग आध्या और सुजाता जी को लाने के लिए जाते हैं, तभी अचानक गोलियों की बौछार शुरू हो जाती है। चारों ओर धमाके, कांच टूटने की आवाजें, चीख पुकार, धुआं और सन्नाटे आपस में टकराने लगते हैं। अभय तुरंत झुकता है।
लकी, राघव, सौर सारी टीम अपने अपने हथियारों के साथ मोर्चा संभाल लेती है। उसके हाईली ट्रेंड बॉडीगार्ड्स चीते की फुर्ती से हर दिशा में फैल जाते हैं। फुल ऑन शूट आउट शुरू हो जाता है। कुछ ही मिनटों में फायरिंग का जवाब दे दिया गया था। अभय की टीम ने एक एक कर सब दुश्मनों को मौत की नींद सुला दिया था। लेकिन इधर एक दूसरी कहानी चल रही थी। किसी एक की निगाहें लगातार अभय पर थी, गहरी, सातिर और जानलेवा निगाहें। एक नकाबपोश औरत छत की ओट से धीरे धीरे अपनी बंदूक सेट कर रही थी। ट्रिगर दबाने ही वाली थी पर अभय की निगाहें बाज की तरह तेज थी। एक झटके में अभय ने फायर किया। गोली सीधे उस औरत के कंधे को चीरते हुए निकल गई। वो जोर से चीखती है और जमीन पर गिर पड़ती है। सबका ध्यान उस ओर जाता है लेकिन अचानक एक तेज गोली की आवाज गूंजती है। गन अभय की कनपट्टी पर तनी हुई थी। गोलियां अब सिर्फ शरीर नहीं, रिश्ते भी छलनी करने लगी थी। लेकिन अभय के चेहरे पर कोई डर नहीं था, बल्कि एक ठंडी मुस्कान थी। वो धीरे से बोला, वाह, तो आखिरकार ड्रामा क्वीन ने मास्क हटा ही दिया। सामने खड़ी थी जिसे वो साफ नजर आने लगी। वह कोई और नहीं, मेघना थी। जैसे ही लकी, राघव और बाकी सब ने देखा, उनका ध्यान उस नकाबपोश औरत से हटकर अभय और मेघना की ओर चला गया। लकी गुस्से से कहा, मेघना, यह क्या कर रही हो तुम? वह चिल्लाकर बोली, चुप रह, वरना यहीं शूट कर दूंगी तेरे बॉस को। उसके हाथ कांप नहीं रहे थे, उसकी आंखों में नफरत धधक रही थी। वह अभय से बोली, क्यों अभय, क्या लगता है तुम्हें कि तुम सब कुछ कंट्रोल कर सकते हो? तुम्हें क्या लगा तुम मुझसे प्यार करने का नाटक करोगे और मैं तुम्हारी बातों में आ जाऊंगी? जिस दिन तुमने मेरा हाथ जलाया था ना, उसी दिन मेरे सामने सब कुछ क्लियर हो गया था। इसलिए मैं तुम्हारी नाटक में नहीं आने वाली थी। फिर भी मुझे एक उम्मीद थी कि शायद दोस्ती के नाते तुम्हारे दिल में मेरे लिए फिर से जगह हो जाए, लेकिन नहीं, तुम उस लड़की के लिए मुझे ठुकराया और यह मेघना मिश्रा बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। तुम्हारे साथ रहकर मैंने बहुत कुछ सीखा है, लेकिन अब चलूंगी मैं अपनी चाल, अपने तरीके से। इसी बीच ओमकार राणा फिर पलटते हैं। उनकी आंखों में चमक थी, चेहरे पर सातिर मुस्कान। लेकिन अभय भी मुस्कुराता है और चुपचाप अपनी गन को टेबल पर रख देता है। वो मेघना की आंखों में देखता है, शांत लेकिन भारी आवाज में कहता है, खेल खत्म नहीं हुआ है मेघना, यह सिर्फ इंटरवल था। असली कहानी अब शुरू होगा। क्या होगा कहानी में आगे? कौन सा अंतिम पड़ाव लेगी यह कहानी? क्या अभय अपनी पत्नी और सास को बचा पाएगा? क्या मेघना सिर्फ एक मोहरा है या असली मास्टरमाइंड कोई और ही है? यह हम सब जानेंगे अंतिम भाग में। तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप सभी को मेरी कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।